हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ज्योति। आज की वीडियो में हम साइंस क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कुछ इम्पॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड फोटोसिंथेसिस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन हमने पढ़ी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो, बेसिकली हीट एनर्जी रिलीज हो, जिसमें उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और एंडोथर्मिक जिसमें हमें देनी पड़े रिएक्शन में हीट एनर्जी। रेस्पिरेशन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए है, अगर आपने सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा है, अभी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, 6th चैप्टर आपका यही है। सेलुलर रेस्पिरेशन में रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी रिलीज होती हैं, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन फोटोसिंथेसिस इसलिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें सनलाइट चाहिए होती है। फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट इज अ नेसेसिटी। इसीलिए फोटोसिंथेसिस एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और रेस्पिरेशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को डाइजेशन से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो रीजन सेम ही होगा, ऑफ कोर्स सनलाइट नहीं। अब हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ती है इस डाइजेशन में, इसलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन हाइड्रोजन बर्न्स एन ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म्ड एंड वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, and when water is electrolyzed then hydrogen and oxygen are produced. What type of reaction takes place in the first case and second case? हम पहले क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आइडेंटिफिकेशन या रिएक्शन से कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड हों, तो उनमें हम साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें लिखते जाना चाहिए, जिससे हमें बाद में फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में एक हेल्प मिल जाएगी। हमें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, कुछ भी मिस आउट नहीं होगा हमसे। देखते हैं, इसमें लिखा है हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, वाटर इज फॉर्म्ड। ये हमें पहली इक्वेशन दी हुई है, फर्स्ट केस है ये। और सेकेंड केस हमें दिया है, व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, जब वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। ऑफ कोर्स ये इम्प्योर वाटर होगा, जिसमें एसिड्स की कुछ ड्रॉप्स होंगी, से रिलेटेड वाटर हो गई है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वापस मिल जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन टेक्स प्लेस? ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साफ साफ दिख रहा है। दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट, इन सेकेंड केस ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक कंपाउंड दो या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट देता है, मतलब जब उसको टूट जाता है, तो दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर पूरा नाम दें तो आप इसे इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रिएक्शन हो रही हो, उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन ओवर होता है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे बैलेंसिंग का है। इसका फर्स्ट पार्ट है Al2SO4 होल थ्राइड NaOH, यहाँ OH3। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती हो तो मेरी आप प्रीवियस वीडियो से रेफरेंस ले सकते हैं। बैलेंसिंग के लिए अब हम हर एक एलिमेंट को काउंट करेंगे कि उनके कितने एटम्स हैं इसमें। एल्यूमिनियम 2 S3 O 4 3s are 12
12 और एक 13, Na है एक और H भी एक। अब इधर देखिए Al 2 और S हमारे पास एक, O 3 और 4 7, Na है हमारे पास 2 और H 3। सो अब हम देखें तो हमारे पास इनमें से कोई भी एलिमेंट बैलेंस्ड नहीं है। तो अब हम पहले हम एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं। इधर 2 है, अगर हम इधर 2 लगाते हैं तो एल्यूमिनियम 2, O 3 और 2 6 और एक 7, 3। देखिए वो क्वेश्चन थोड़ी टिपिकल थी, उसमें बहुत राउंड्स थे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले प्रैक्टिस करें इन्हें अच्छे, फिर इन क्वेश्चंस को करिएगा। मैं आपको एक इजी क्वेश्चन से ही इनके आंसर्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको एक इजी क्वेश्चन से समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि अगर मैंने आपको उसे क्वेश्चन से समझाया तो ये पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग और कंफ्यूज हो जाएं। सो हम पहले क्या करते हैं, हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में सेपरेटली अलग अलग एलिमेंट्स को लिख देते हैं। ये आपका रफ वर्क है, आपको शो नहीं करना है। आप चाहें तो इसे मन में भी कर सकते हैं बिना लिखे, बट ऐस उसमें चांसेस ज़्यादा हैं कि आप मिस्टेक कर बैठें। सो अब हम पहले काउंट करेंगे Bm 1, क्लोरीन के 2, H 2, S 1 और O 4। अब इधर Ba 1, Cl 1, H 1, S 1, O 4। सो हमने देखा कि बेरियम भी बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, सल्फर भी बैलेंस्ड है। बचते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें इन्हें कि ये जो 1 1 है ये अब 2 2 मतलब बैलेंस हो जाए इक्वेशन। सो ऑफकोर्स अगर हम इन्हें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। मतलब अगर हम इस कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई, सो अब ये इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस हो गई है। सो इस तरह से हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। सो हमारे बाकी के क्वेश्चन आप मैंने आंसर्स दिखा दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उन्हें खुद से एक बार ट्राई करिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर why is the amount of gas collected in one of the test tubes is double the amount collected in the other? Name this gas. So electrolysis of water के टाइम पे H2 प्लस O2। ये क्वेश्चन मैं पहले आपको बता चुकी, जब मैं पढ़ा रही थी इसे तो मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, NCERT का भी है ये क्वेश्चन। सो ऐसा अब हम इसके वाटर के फॉर्मूले में देखें तो हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मोल्स हैं, तो इसी वजह से जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस परफॉर्म करते हैं सो हाइड्रोजन हमारे पास डबल अमाउंट में रिलीज होती हैं ऑक्सीजन से, डबल अमाउंट में, क्योंकि इसके 2 मोल्स होते हैं वाटर में। और इस गैस का नाम बता ही दिया मैंने, हाइड्रोजन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये मैंने आपको बताया था, ये होती हैं हमारी फोटोलाइसिस की रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो उनका यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। आप याद कर लीजिएगा, फोटोलाइसिस का फोटो, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, यहाँ पे भी फोटो और यहाँ पे भी फोटो। फोटो इज बेसिकली लाइट के हेल्प से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं उनको फोटोलाइसिस बोलते हैं। जैसे आपका सिल्वर के कंपाउंड जो होते हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ये सब परफॉर्म करते हैं फोटोलाइसिस, तो इनका यूज़ होता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। अब बी है,
Why it is not advisable to deep breathe while heating of ferrous sulfate granules. फेरस सल्फेट की हीटिंग देखें तो Fe2SO4 FeSO4 को जब हम एक्चुअली जब भी आप हीटिंग दिखाइएगा तो पूरा दिखाइएगा विद वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जब इनको पहले हल्का सा जब गर्म होगा इसकी वाटर क्रिस्टलाइजेशन अलग हो जाएगा और ये एक एनहाइड्रेट सॉल्ट बन जाएगा, हाइड्रेटेड सॉल्ट से एनहाइड्रेट सॉल्ट। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था जब मैं पढ़ा रही थी। अगर आप नए तो आप फिर मेरी वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं। सो जब भी कोई मेटल सल्फेट को हम हीट करते हैं मिनरल ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 रिलीज होती है। तो उसमें लिखा है कि जब भी हम फेरस सल्फेट को हीट करें तो हम डीप ब्रीथ क्यों ना लें। ऐसा एडवाइस क्यों दिया जाता है कि हमें उस टाइम पे डीप ब्रीथ नहीं करनी चाहिए। ऐसा इन गैसेस की वजह से होता है। ये दोनों चोकिंग गैस हैं, चोकिंग गैस। अगर हम इनको ब्रीथ इनहेल कर लेते हैं गलती से भी तो हम चोक करेंगे। इसीलिए जब भी हम फेरस सल्फेट ग्रैन्यूल्स को हीट करते हैं तब इन्हें नाक से दूर रखते हैं और इनकी फ्यूम्स को हम हाथ से दूर हटाते हैं ताकि हमें चोक ना कर जाए, क्योंकि अगर हमने गलती से ब्रीथ कर लिया तो हम चोक कर सकते हैं। इसीलिए ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि जब भी किसी मेटल सल्फेट के ग्रैन्यूल्स को हीट करें तो उसे अपनी नाक से दूर रखें और डीप ब्रीथ ना लें। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आए, सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट ये वीडियो आपको एक आइडिया दे देगी कि किस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इन पे अच्छे से कमांड रखिए, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और आने वाली वीडियो हमारी इंपॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चंस की होने वाली हैं, जिन्हें भूलिएगा मत, देखते रहिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे भी नई वीडियो है आप नोटिफाई हो जाएं। और कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेरीज हैं तो वो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आपको क्वेरीज को सॉल्व कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।